हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 को चैप्टर नंबर 5 तक हमने पढ़ लिया था। आज हम चलते हैं चैप्टर नंबर 6 में। तो चैप्टर नंबर 6 जो है वो डील करता है प्रोसीजर्स फ्रॉम रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड। चैप्टर नंबर 6 में बताया गया है प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड का स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, उसकी प्रोसीजर्स के बारे में बताया गया है। तो चलते हैं सेक्शन नंबर 24 में। सेक्शन नंबर 24 में बताया गया है रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड का स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो जो चाइल्ड का स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड किया जाएगा एट रेसिडेंस ऑफ द चाइल्ड, या फिर ऐसे प्लेस में जहाँ चाइल्ड यूजुअली रहता है, या उसकी चॉइस का प्लेस जहाँ पे उसको ठीक लगता है। और किसके द्वारा रिकॉर्ड किया जा रहा है? वुमेन पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। मतलब सब इंस्पेक्टर के रैंक के बिलो पे वो पुलिस ऑफिसर नहीं होने चाहिए, और उस पुलिस ऑफिसर को रिकॉर्ड करते टाइम यूनिफॉर्म पे नहीं आना है। मतलब उसको सिविल ड्रेस पे ही उस चाइल्ड का विटनेस को, चाइल्ड के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना है। इसके बाद ये बता दिया गया कि कोई भी चाइल्ड को पुलिस स्टेशन में एट नाइट, मतलब रात के समय पे नहीं रोका जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 25 में, क्योंकि सेक्शन नंबर 24 प्रोसीजरल पॉइंट ऑफ व्यू से बस इंपॉर्टेंट है, और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद हम चल रहे हैं सेक्शन नंबर 25 में, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड बाय अ मजिस्ट्रेट। अब मजिस्ट्रेट कैसे रिकॉर्ड कराएंगे? तो मजिस्ट्रेट का बता दिया गया कि जो चाइल्ड का स्टेटमेंट होगा वो एज पर सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी के हिसाब से रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसा कि चाइल्ड जो जो स्टेटमेंट देगा उसको मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद ये बता दिया गया है कि जो 207 जो कॉपीज़ होती हैं देने के लिए एफआईआर की, ये सब की जो फाइनल रिपोर्ट्स की जो कॉपी है, ये सब प्रोवाइड की जाएंगे चाइल्ड और उसके पेरेंट्स को, या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव अगर कोई है तो। यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट्स आए हैं 173 क्लोज टू ये चालान वगैरह के जो फाइनल रिपोर्ट्स होती हैं, इन सब की कॉपी प्रोवाइड की जाएगी चाइल्ड और उनके परिवार वालों को। उसके बाद सेक्शन नंबर 26 में बता दिया गया एडिशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग स्टेटमेंट टू बी रिकॉर्डेड। कुछ एडिशनल प्रोविजंस हैं इसमें। यह बताया गया जो मजिस्ट्रेट हैं और या फिर जो पुलिस ऑफिसर है उनको स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते टाइम जो पेरेंट्स हैं चाइल्ड के, उनका होना अनिवार्य है। मतलब चाइल्ड को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो अकेले है, उसके साथ उसके पेरेंट्स या फिर कोई ऐसा रिलेटिव या फिर कोई अदर पर्सन जिसमें चाइल्ड ट्रस्ट कर सकता है, उसको साथ में रखना होगा। और साथ ही साथ ये भी बता दिया गया है कि अगर चाइल्ड कुछ ऐसा बोल रहा है जिसको ट्रांसलेट या उसको इंटरप्रेट करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर भी कोर्ट और मजिस्ट्रेट हायर कर सकता है। उसके बाद ये बताया गया है कि मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर जब भी उस स्टेटमेंट को ले रहे हैं और उसमें जो चाइल्ड है वो मेंटल या फिर फिजिकल डिसेबिलिटी से बिलोंग कर रहा है, तब किसी स्पेशल एजुकेटर को जो कि फैमिलियर हो, या फिर ऐसा पर्सन जो उस की फैमिलियर हो उससे चाइल्ड, उसको बुला के इस फिजिकल या फिर मेंटल डिसेबिलिटी के होते हुए चाइल्ड का ये देखते हुए स्पेशल एजुकेटर को भी अपॉइंट करके उससे ये करवाया जा सकता है काम। मतलब स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना चाहिए, और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए जो जो परेशानी का सामना किया जा सकता है मजिस्ट्रेट या पुलिस वालों के लिए, उसके लिए ये प्रोविजंस बना दिए गए हैं। अब इसके बाद बता दिया गया सेक्शन नंबर 27 में मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ चाइल्ड। इन सारे सेक्शंस में आपको सिर्फ और सिर्फ हेडिंग्स ही याद रखनी है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन में बता दिया गया जैसे ही फर्स्ट इन्फॉर्मेशन या फिर कंप्लेंट होती है उसके बाद तुरंत ही 164A का मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा। अगर विक्टिम अगर गर्ल चाइल्ड है तो उसको वुमेन डॉक्टर के द्वारा ही रिसीव किया जाएगा, मतलब उसके द्वारा ही मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। यही छोटे मोटे पॉइंट्स हैं जिसको आपको याद रखना है। इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 7 में। चैप्टर नंबर 7 बोलता है स्पेशल कोर्ट्स के बारे में। स्पेशल कोर्ट्स का क्या होगा, गठन होगा। तो यहाँ पे बताया गया है सेक्शन नंबर 28 में डेजिग्नेशन ऑफ स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट में बता दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इन कंसल्टेशन विथ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विथ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट ऑफ सेशन के लेवल का एक स्पेशल कोर्ट बनाएगी, और उस स्पेशल कोर्ट में ही इस
एक्ट के अंतर्गत जो भी ऑफेंस होंगे वो ट्राई किए जाएंगे। अब इसमें बता दिया गया है कि स्पेशल कोर्ट shall also try an offence other than offence referred under subsection 1 with which accused may be charged under CRPC be charged for at the same trial। मतलब स्पेशल कोर्ट के पास ये पावर है कि इस एक्ट के जो ऑफेंसेस है उनको तो ट्राई कर ही सकता है, साथ ही साथ उसके ऊपर कोई और भी ऑफेंसेस लगे हैं जो कि सेम ट्रायल में चार्ज किए जा सकते हैं, तो उनका भी ट्रायल कंडक्ट किया जा सकता है उस स्पेशल कोर्ट के द्वारा। इसके बाद ये भी बता दिया गया कि जो सेक्शन नंबर 67B है IT एक्ट में फॉर रिलेट्स टू पब्लिकेशन और ट्रांसमिशन ऑफ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल डिपिक्टिंग चिल्ड्रन इन एनी एक्ट और कंडक्ट और एनी मैनर फैसिलिटीज एब्यूज ऑफ चिल्ड्रन ऑनलाइन। अगर 67B की कंप्लेन आ रही है तो वो भी इसी एक्ट के इसी स्पेशल कोर्ट के द्वारा ट्राई किया जाएगा। मतलब IT एक्ट का 67B भी इसी एक्ट में ट्राई किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन 29 और 30। सेक्शन 29 और 30 प्रिजम्पशन लेने की बात कर रहा है। जो कोर्ट होगा वो प्रिजम्पशन लेगा, प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस। मतलब जो सेक्शन 3, 5, 7, 9 के अंतर्गत, इस एक्ट के 3, 5, 7, 9 के अंतर्गत अगर कोई एक्ट कमिट कर रहा है, ऑफेंस कर रहा है, या उसको अबेट कर रहा है या अटेम्प्ट कर रहा है उस ऑफेंस को कमिट करने का, तो कोर्ट ये मान के चलेगा द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, द स्पेशल कोर्ट शैल प्रिज्यूम, ये इंपॉर्टेंट है, शैल प्रिज्यूम करेगा कि उस पर्सन ने जो ऑफेंस किया है, मतलब जो इस एक्ट के अंतर्गत 3, 5, 7, 9 के जो ऑफेंस हुए उसमें कोर्ट ये मान के चलेगा कि जो पर्सन कमिट किया है उसने ही वो ऑफेंस किया है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर कोई भी पकड़ाई में आया है और ये ऑफेंस के चार्ज लगे हैं तो वो कोर्ट ये मान के चलेगा कि उसी व्यक्ति ने ही ऑफेंस किया है। तो ये शैल प्रिज्यूम है जब तक अनलेस एंड अनटिल उसको रिवर्ट ना कर दिया जाए एक्यूज के द्वारा। उसके बाद बता दिया गया है सेक्शन नंबर 30 में प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट। मतलब कोर्ट ये मान के चलेगा जो व्यक्ति आया है एज एन एक्यूज्ड उसकी कल्पेबल मेंटल स्टेट थी, मतलब वो क्राइम करने का मेंटल स्टेटस रखता है। तो ये कोर्ट इसको भी शैल प्रिज्यूम करके ही चलेगा। लेकिन जो एक्यूज्ड है इस बात का वो डिफेंस ले सकता है कि उसकी वो ऐसी मेंटल स्टेटस नहीं थी, और इस मेंटल स्टेटस को प्रूफ करने के लिए कोर्ट को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करना होगा। मियर प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी के आधार पे उसको प्रूव नहीं माना जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, अगर कोई एक्यूज आया है तो आप कैसे ही किसी के मानसिक विचारों को समझ सकते हैं, लेकिन कोर्ट यहाँ पे मान के चलेगा कि भाई जिसने अपराध किया है वही ऑफेंडर है और उसकी मेंटल स्टेटस अपराध करने की है। लेकिन उसको कोर्ट को मानने के लिए उसके पास उसको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जाना पड़ेगा। मतलब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, और कोर्ट इस बात पे फुल एंड फाइनल है कि भाई ये बात प्रूफ हो रही है कि अपराधी की जो मेंटल स्टेटस थी वो कल्पेबल थी। लेकिन अगर कोर्ट में हल्का सा भी एक्यूज डाउट क्रिएट कर देता है कि भाई उसकी ऐसी मेंटल स्टेटस नहीं थी और वो एक समाज में अच्छा व्यक्ति है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ों को कैरेक्टर को पेश करता है जिससे उसकी कल्पेबल मेंटल स्टेटस प्रूफ होने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तब कोर्ट मियर प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी पे उसकी कल्पेबल मेंटल स्टेटस को नहीं मानेगा। ये बोला गया है सेक्शन नंबर 30 में। इसके बाद हम चल रहे हैं सेक्शन नंबर 31 में। सेक्शन नंबर 31 में बताया गया है एप्लीकेशन ऑफ CRPC टू प्रोसीडिंग बिफोर अ स्पेशल कोर्ट। CRPC का एप्लीकेशन होना स्पेशल कोर्ट के सामने। तो इसमें यह बोला गया है कि जो इस एक्ट के अंतर्गत स्पेशल कोर्ट बनाया गया है वो CRPC के रूल्स को फॉलो करेगा। उसके बाद सेक्शन 32 में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट करेगा स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करेगी, और उस स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे दिया है नॉट लेस देन 7 ईयर एज एन एडवोकेट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉस्को में अगर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट हो रहा है तो उसके लिए 7 साल तक की प्रैक्टिस अनिवार्य है। और जहाँ बात आती है CRPC की तो उसमें स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो प्रोविजन है उसमें 10 ईयर तक का प्रोविजन दिया हुआ है। इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 8 में। चैप्टर नंबर 8 में बताया गया है
प्रोसीजर एंड पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। कैसे स्पेशल कोर्ट रिकॉर्ड करेगा एविडेंस को और उसकी क्या पावर्स होंगे, उसकी क्या प्रोसीजर्स होंगी। तो सेक्शन नंबर 33 में चलते हैं। तो सेक्शन 33 बोलता है प्रोसीजर एंड पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता है। सबसे पहला पावर तो उसको यही दे दिया कि भाई आप कॉग्निजेंस ले सकते हो पुलिस रिपोर्ट पे भी और कंप्लेंट पे भी। ये कंप्लेंट हो गई और इधर पुलिस रिपोर्ट पे भी। तो कंप्लेंट और पुलिस रिपोर्ट पे आप सीधा कॉग्निजेंस ले सकते हो, मजिस्ट्रेट के कमिटल की आवश्यकता नहीं है इसमें। विदाउट द एक्यूज बिंग कमिटेड इट फॉर ट्रायल, मतलब बिना कमिटल के भी आप कॉग्निजेंस ले सकते हो। ये स्पेशल कोर्ट के पास पावर दे दिया। इसके बाद बता दिया गया है कि जो स्पेशल कोर्ट होगा उसको फ्रीक्वेंट ब्रेक्स देने होंगे चाइल्ड को, और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो या काउंसिल जो कि अक्यूज के लिए अपियर हो रहा, वो एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन और चाइल्ड का करते समय जो क्वेश्चन पुट किए जाने वाले हैं चाइल्ड के सामने, उसको स्पेशल कोर्ट को भी बताना होगा कि भाई मैं ये क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। उसके बाद ये बता दिया गया है कि जो स्पेशल कोर्ट है वो जो कोर्ट का माहौल है उसको चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर पे रखेगा। मतलब एकदम हार्श माहौल नहीं क्रिएट किया जाएगा। चाइल्ड को इजी हो और चाइल्ड अपने बयान को इजीली दे सके, इसलिए उसको चाइल्ड फ्रेंडली रखना जरूरी है। इसके बाद बता दिया गया जो कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट एंश्योर द चाइल्ड नॉट रिकॉल्ड रिपीटेडली टू टेस्टिफाई इन द कोर्ट। चाइल्ड को बार बार बुलाया जाना ना पड़े, ऐसा कोर्ट इंश्योर करेगा। मतलब बार बार उसको बुला के उसको टेस्टिफाई करने की जरूरत ना पड़े, ऐसा कोर्ट को करना होगा। उसके बाद ये बता दिया गया कि जो स्पेशल कोर्ट शैल इंश्योर दैट द आइडेंटिटी ऑफ चाइल्ड, जो आइडेंटिटी है चाइल्ड की उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के टाइम पे। ये कोर्ट को इंश्योर करना होगा। इसके बाद ये बता दिया गया है सेक्शन नंबर 34 में कि प्रोसीजर इन केस ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय चाइल्ड एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एज बाय स्पेशल कोर्ट। यहाँ पे बता दिया गया है जब कभी भी ऑफेंस होगा इस एक्ट के अंतर्गत जो कि कमिट किया गया है चाइल्ड के द्वारा, और वो चाइल्ड डील विद द प्रोविजंस ऑफ जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, अगर ऑफेंस जो है वो चाइल्ड के द्वारा कमिट किया गया तो जेजे एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत उसको ट्राई किया जाएगा। उसके बाद ये बता दिया गया कि अगर कोई क्वेश्चन अराइज होता है स्पेशल कोर्ट के सामने कि जो पर्सन आया है एज एन एक्यूज वो चाइल्ड है या नहीं है, तब यहाँ पे जो स्पेशल कोर्ट है वो आफ्टर सेटिस्फाइंग इटसेल्फ अबाउट द एज ऑफ सच पर्सन एंड इट शैल रिकॉर्ड इन राइटिंग रीजन ऑफ सच डिटर्मिनेशन, स्पेशल कोर्ट डिटरमाइन करेगा और उस रीजन्स को रिकॉर्ड करेगा। ये है सेक्शन नंबर 34। अब आते हैं सेक्शन नंबर 35 में। ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आपको याद रखना है कि पीरियड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस ऑफ चाइल्ड एंड डिस्पोजल ऑफ केस। स्पेशल कोर्ट जिस दिन कॉग्निजेंस लिया है उसके 30 दिन के अंदर अंदर ही चाइल्ड का जो एविडेंस है उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, और वो रिकॉर्ड किया जाएगा स्पेशल कोर्ट के द्वारा ही। और स्पेशल कोर्ट जब कॉग्निजेंस लिया है उसके 1 साल के अंदर अंदर ही उसको वो केस को कंप्लीट करना होगा, पूरे ट्रायल को, इस एक्ट के अंतर्गत। तो इस एक्ट के अंतर्गत 2 चीज़ें मैंडेटरी बना दी गई। तो स्पेशल कोर्ट को 1 साल के अंतर्गत उस पूरे केस को, ट्रायल को कंप्लीट करना होगा, और वहीं जब बात आ रही है एविडेंस रिकॉर्ड करने की तो उसको 30 दिन के अंदर उसका एविडेंस को रिकॉर्ड करना होगा। उसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 36 में। सेक्शन नंबर 36 में चाइल्ड नॉट टू सी एक्यूज एट द टाइम ऑफ टेस्टिफाइंग, मतलब जब भी चाइल्ड को टेस्टिफाई किया जा रहा है तो उसको एक्यूज का एक्सपोजर ना हो। ये स्पेशल कोर्ट को इंश्योर करना होगा कि चाइल्ड के सामने एक्यूज पेश ना किया जाए और एक्यूज का से उसका सामना ना हो। उसके बाद सेक्शन नंबर 37 में आते हैं। सेक्शन नंबर 37 में बताया गया है ट्रायल टू बी कंडक्टेड इन कैमरा, मतलब पूरी की जो पूरी प्रोसीडिंग है वो इन कैमरा होगी, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड और एनी अदर पर्सन इन हुम चाइल्ड हैज ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस, मतलब बाहरी लोगों को नहीं अलाउ किया जाएगा इस प्रोसीडिंग को सुनने के लिए और देखने के लिए। सिर्फ और सिर्फ जो प्रेजेंट हैं और जो इस केस से संबंधित हैं उन्हीं को ही कोर्ट के अंदर अलाउ किया जाएगा। इसी को बोला जाता है इन कैमरा प्रोसीडिंग। उसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 38 में, एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंटरप्रेटर और एक्सपर्ट वाइल रिकॉर्डिंग एविडेंस ऑफ चाइल्ड। तो यहाँ पे बता दिया गया कि
एजिस्ट या एक्सपर्ट और इंटरप्रेटर की मदद ली जा सकती है जब भी चाइल्ड का वे एविडेंस रिकॉर्ड किया जा रहा हो। तो ये था सेक्शन नंबर 38। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 39 में, जो कि डील करता है चैप्टर नंबर 9 मिसलेनियस। चैप्टर नंबर 9 जो है वो लास्ट चैप्टर है इस एक्ट का, और इसमें सिर्फ और सिर्फ हेडिंग से इंपॉर्टेंट है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ हेडिंग पे ध्यान देना है। इसमें सेक्शन नंबर 39 में बताया गाइडलाइंस फॉर चाइल्ड टू टेक असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट। इसमें बता दिया गया है कि जो एक्सपर्ट्स को एसिस्टेंस लिया जा रहा है इस केस में, तो स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए एक गाइडलाइन प्रिपेयर करेगी फॉर द यूज़ ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोफेशनल्स एंड एक्सपर्ट्स और पर्सन्स हैविंग knowledge of psychology, social work, physical health, mental health, and child development to be associated with the pre-trial and trial stage to assist the child। यहाँ पे बता दिया गया है कि चाइल्ड से मतलब जब भी डील करने के लिए जो एक्सपर्ट्स बुलाए जाएंगे उसमें स्टेट गवर्नमेंट गाइडलाइन प्रिपेयर करेगी, और जो रिलेटेड पर्सन्स हैं उनको एज एन इंटरप्रेटर और एक्सपर्ट्स बुला सकती है। इसके बाद सेक्शन नंबर 40 चलते हैं। सेक्शन नंबर 40 में बता दिया गया है राइट्स ऑफ चाइल्ड टू टेक असिस्टेंस ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर। मतलब यहाँ पे जो सेक्शन 301 ऑफ CRPC है उसका पावर चाइल्ड को भी दिया गया है कि जो फैमिली या फिर गार्जियन है चाइल्ड के, वो किसी और लीगल काउंसिल की भी मदद ले सकते हैं जो उनके चॉइस का हो और जो उनको ठीक लगता हो, उसकी भी वो इस केस में मदद ले सकते हैं। प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 to 13 नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन केसेस। सेक्शन नंबर 3 से लेकर 13 तक के जो प्रोविजंस है वो अप्लाई नहीं करेंगे जब मेडिकल एग्जामिनेशन चाइल्ड के कंसेंट से हो रहा है और उस चाइल्ड के विद कंसेंट ऑफ पेरेंट और गार्जियन। चाइल्ड का मेडिकल ट्रीटमेंट विद द कंसेंट ऑफ पेरेंट और गार्जियन की मदद से हो रहा है, तब यहाँ पे सेक्शन 3 to 13 अप्लाई नहीं होंगे। इसके बाद बता दिए कि सेक्शन 42 अल्टरनेट पनिशमेंट। मतलब इस एक्ट के अंतर्गत तो पनिशमेंट मिल ही रही है, और अगर कोई ऑफेंस कर रहा है और वो ऑफेंस पनिशेबल है अंडर 166A, 354A, 354B, C, D, 370, 370A, 375, 376, 376A, 376AB, 376B, 377, 376C, 376D, 376DA और 376DB और 376E और 509 और 67B ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, अगर इन ऑफेंस में भी ऑलरेडी पनिश किया जा सकता है तो इस एक्ट में तो पनिशमेंट मिलेगी मिलेगी, साथ ही साथ इन ऑफेंसेस में अगर कोई अपराध हुआ है तो उसमें भी पनिशमेंट दी जा सकती है। इसको एक्ट बार नहीं करता है। तो यहाँ पे बताया गया कि अगर जो व्यक्ति है, जो ऑफेंडर है, वो अगर पाया जाता है कि इस एक्ट में उसने कोई अपराध किया है और साथ ही साथ कोई ऐसा अपराध जो IPC में भी है या फिर IT एक्ट के 67B में भी आ रहा है, तब भी उसको वहाँ पे भी पनिशमेंट दी जा सकती है, उस पर ऐसा कोई रोक नहीं लगाया गया है। इसीलिए सेक्शन 42 अल्टरनेट पनिशमेंट की बात करता है। अब इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 42A में, एक्ट नॉट इन डेरोगेशन विद अदर लॉ। तो इसका सिर्फ हेडिंग इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 43 में बता दी गई पब्लिक अवेयरनेस अबाउट दिस एक्ट। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मेजर्स लेगी कि वो इस एक्ट की पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ाए, मतलब अवेयर करे पब्लिक्स को कि भाई ऐसा भी एक्ट है जो चाइल्ड के राइट्स के बारे में बात करता है। इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 44 मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट। सेक्शन नंबर 44 में बता दिया गया है कि इस एक्ट का मॉनिटर और इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 और स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 17 ऑफ कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 के अंतर्गत NCPCR और SCPCR के अंतर्गत जो भी कमीशंस फॉर्म हुए हैं वो मॉनिटर करेंगे और इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे इस एक्ट का। तो यहाँ पे बता दिया गया है सेक्शन नंबर 44 के अंतर्गत, और ये जो कमीशंस हैं वो एनुअल रिपोर्ट्स भी पेश करेंगे। अब इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 45 में, पावर टू मेक रूल्स। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होगा कि वो रूल बना सकती हैं।
इसमें सिर्फ और सिर्फ हेडिंग इंपॉर्टेंट होता है सेक्शन नंबर 45 में कि रूल बनाने की शक्ति किसके पास है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और यहीं पे 46 में रिमूव डिफिकल्टीज, अगर इस एक्ट में कोई डिफिकल्टीज आती है तो उसको रिमूव करने का पावर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है। तो यहाँ तक आज पूरा कंप्लीट होता है हमारा पॉस्को एक्ट, जिसमें हमने 1 से लेके सेक्शन नंबर 46 तक पूरे कवर किए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।